हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आज कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। एक यूनिट और आपकी कंप्लीट हो गई। आज हमारे पास में जो टॉपिक है उसमें हमको पढ़ना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फार्मूला है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएजेंट के जैसे ये काम करता है। अब आगे बताएंगे ये रिएजेंट क्या होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि हमारे पास में ये कंपाउंड है H2O2। और ये केमिकल रिएक्शन में बहुत बहुत यूज होता है। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरा, यदि हम केमिकल रिएक्शन को छोड़ के अदर बात करें तो हमारे पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल यूज इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड इंडस्ट्रियल, और जो हमारे पास में इंडस्ट्रीज में से जो इम्प्यूरिटीज वगैरह निकलती है ना, उसको दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब बात यह है कि जब इतना इम्पोर्टेंट ये कंपाउंड है H2O2, तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करें, बनाएं कैसे। तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। इट कैन बी प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग मेथड। अब हम कौन कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है हमारे पास में, फर्स्ट है इसमें एसिडिफाइंग ब्राइंग पेरोक्साइड। एसिडिफाई करना है हमको बेरियम पेरोक्साइड। अब बेरियम पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। बेरियम मतलब Ba, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब देखो हमारे पास में होता है ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। आगे अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ऑक्साइड होता है, एक पेरोक्साइड होता है, एक होता है सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। ध्यान से समझना, अब हम ये पेरोक्साइड बता रहे हैं। ऑक्साइड उसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। देखो -2 चार्ज है तो हम बोलेंगे ऑक्साइड। यदि -1 चार्ज होता है तो हम बोलते हैं पेरोक्साइड। और यदि हाफ चार्ज होता है, -हाफ चार्ज होता है 1/2, तो हम बोलते हैं उसको सुपर ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। तो ये है पेरोक्साइड, जब ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम पेरोक्साइड। तो बेरियम पेरोक्साइड एंड देखो अब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। जब बेरियम पेरोक्साइड और रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय वेपोराइजेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन से समझो, बहुत आसान होता है केमिकल रिएक्शन से समझना, बाकी तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं, ये है बेरियम पेरोक्साइड। जब कोई भी आप कंपाउंड लोगे तो उसमें मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ H2O2 रहता है, कितना 8 मोल H2O2 रहते हैं। एक BaO2 के साथ में, बेरियम पेरोक्साइड के साथ में 8 मोल पानी के रहते हैं। ये होता ही। अच्छा एक बार बताओ, इस यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर तो सब में है, भले आपको नहीं दिखता हो बात दूसरी है, लेकिन मॉइस्चर तो सब में है, होता है। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर है। जब तो हमको ठंडी हवा लगती है, हम बोलते हैं वाह ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चलने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है, हवा है, उसमें पानी है। तो पानी होने के कारण हमको ठंडी हवा लगती है। जब हम एसी चलाते हैं कि आपको पानी दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आपको ठंडाई महसूस होती है, क्योंकि उस मॉइस्चर में उतनी जगह उस एटमॉस्फेयर में उतनी जगह आपके पास में मॉइस्चर है, पानी है। तो कोई भी कंपाउंड लोगे आप, उसमें पानी मोलिक्यूल रहते हैं। हाँ ये बात अलग है, कहीं ज़्यादा रहते हैं, कहीं कम रहते हैं। अब यदि एक रूम के अंदर आप एसी लगाओगे तो वहाँ पानी के मोलिक्यूल ज़्यादा होंगे, और यदि आप रूम के बाहर आओगे बिना एसी, जिसमें एसी नहीं है, वहाँ पानी के मोलिक्यूल कम होंगे। जब पानी के मोलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तो आपको ज़्यादा ठंडी हवा लगती है, पानी के मोलिक्यूल कम होते हैं तो हमको कम ठंडी हवा लगती है। समझ रहा हो ना प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास में 8 मोलिक्यूल रहते हैं यहाँ वाटर के। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के एक्वस के साथ में। देखो ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में है। जब H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, AQ लिखा हुआ मतलब इसका मतलब है एक्वस, एस लिखा हुआ मतलब ये है आपका सॉलिड, एक्वस मतलब गीला। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम यहाँ से
हट के चला जाता है SO4 के साथ, तो हमारा बन जाता है BaSO4। ये प्रोडक्ट बना हमारे पास में, ये भी सॉलिड है। प्लस अब बनता है हमारे पास में H2O2, वो बनता है हमारे पास में 8 मोल वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में 2 ऑक्सीजन निकले, और यहाँ से हमारे पास में यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, और यहाँ से हमारे पास में क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। ये देखो ये हाइड्रोजन है, और यहाँ से हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से हमको क्या बन जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा H2O2। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। पहली मेथड हमारे पास में कंप्लीट हुई, सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं। तो इसमें है पेरोक्सोडाइसल्फेट। ये देखो ये है पेरोक्सोडाइसल्फेट, ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन एट हाई करेंट डेंसिटी ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो प्यारे बच्चों, जब हम ये यहाँ अब केमिकल रिएक्शन पे ध्यान देना, ये जो केमिकल रिएक्शन है इस पे ध्यान दो। हमने सबसे पहले लिया HSO4 माइनस ले लिया, HSO4 माइनस लिया, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमको मिला HO3SOOSO3H एक्वस फॉर्म में मिला। दोबारा हम इसका पेरोक्साइड कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब हाइड्रोलिसिस कराया हमने, देखो यहाँ हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया था, जब हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया ये बना। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको दोबारा ये मिल जाएगा अलग अलग। अब ये टूट जाएगा सब में, ये ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ। फिर साथ में हमको मिलेगा 2H+ और साथ में हमको मिलेगा H2O2। दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। अब इसका जो यूज है वो हम हेवी वाटर बनाने D2O2 बनाने के लिए करते हैं। अब इसके लिए भी वही मेथड करते हैं जो वहाँ एडोप्ट की थी हमने मेथड। अब यहाँ पर देखो, जब ये D2 की रिएक्शन K2H2O8 ये सॉलिड है, इसके साथ हमने D2O2 की रिएक्शन कराई तो हमको बना 2KdSO4 बना एक्वस, प्लस हमको बना D2O2, ये हमारे पास में यहाँ पर बना, ये हमारे पास में है लिक्विड। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर थर्ड इंडस्ट्री इट इज prepared by the auto oxidation of 2 alkane to alkylene क्या दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल। ओके, अल्काइल एंथ्राक्विनोल है ये, अल्काइल एंथ्राक्विनोल। इंडस्ट्री इंडस्ट्रियली इज द प्रिपेयर्ड बाय, हाँ कुल मिला के ये लेबोरेटरी की ही बात हो रही है। इंडस्ट्री जो होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, इंडस्ट्री होती है, उसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल। बड़े बड़े डेंजर नाम है रे भाई। अब देखो इन केस ऑफ, अब यहाँ पर आते हैं हम, अच्छा ये बचा हुआ है, ये है जब हम 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को एयर देते हैं। देखो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम एयर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है H2O2 प्लस हमको मिलता है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और जब हम इसके ऊपर H2PD डालते हैं, इसका काम होता है रिडक्शन कराने का, इसका काम होता है ऑक्सीडेशन कराने का। जब हमने इसको रिड्यूस किया, आगे अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उस समय हम इसको देखेंगे। जब हम इसके ऊपर H2PD डालते हैं तो हमको दोबारा यही मिल जाता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक प्रोसेस चलते रहती है। यदि आप इसके ऊपर क्विनोल के ऊपर एयर डालोगे तो H2O2 मिलेगा, और H2O2 में से आप हाइड्रोजन निकाल दोगे, मतलब इसका रिडक्शन कर दोगे आप, H2
पीडी के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमको दोबारा यही मिल जाएगा, जिससे बना था ये उससे मिल गया हमको ये। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इन दिस केस 1% H2O2 इज फॉर्म, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1% ही H2O2 बनता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड concentrated to 30% by mass by distillation under reduced pressure. It can be further concentrated to almost 85% by careful distillation under low pressure. The remaining water can be forged out to obtain pure H2O2. बात समझ गए। ये हमारे पास में मेथड कंप्लीट हुई हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर करने की या बनाने की। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास में कोई कंपाउंड है तो उसकी दो प्रॉपर्टी आती है बच्चों, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम देख रहे हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। इन द प्योर स्टेट H2O2 इज एन ऑलमोस्ट कलरलेस, ये कलरलेस होता है। वेरी, ये क्या है? वेरी पाल ब्लू लिक्विड कलर का होता है, ये कलरलेस ही समझो आप। इट इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आज गिवन इन टेबल। अब उसने टेबल में दी हुई है इस चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी, देखते हैं जरा क्या है हमारे पास में। ये है टेबल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहला है यहाँ पास मेल्टिंग पॉइंट, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में है 423, लेकिन इसको याद नहीं रखना आपको। वेपर प्रेशर की यदि हम बात करें तो वेपर प्रेशर है 1.9, और डेंसिटी की यदि हम बात करें तो डेंसिटी है इसकी 1.64। इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको आपको याद नहीं रखना है। अब ये डेंसिटी जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास में वो है 1.44। देन हमारे पास में विस्कोसिटी है हमारे पास में 1.25। देन हमारे पास में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है हमारे पास में 7। इसको हमको किसी को याद नहीं रखना है, बस याद आप ये रख लेना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में, बाकी किसी को याद नहीं रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ये है हमारे पास में। तो ये हुआ हमारे पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके बाद में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक बुक नुमा के आधार का होता है, जो बुक होती है उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज नॉन पोलर स्ट्रक्चर रखता है। अब नॉन पोलर क्या होता है? देखो, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, जिसमें पोलराइजेशन ना हो। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये यूनिट नंबर 4 में आपको बताया जाएगा। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, यूनिट नंबर 4 में बताएंगे। ये डाइपोल भी उसमें आएगा, पोलर भी आएगा, नॉन पोलर भी आएगा। तो द मोलिक्यूलर डायमेंशन इन द गैस फेस एंड सॉलिड फेस आर शो इन फिगर 9.3। अब इसमें स्ट्रक्चर को शो किया गया है, किसको? स्ट्रक्चर को शो किया गया है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये होता है इसका स्ट्रक्चर जब गैस फॉर्म में होता है, और ये होता है इसका स्ट्रक्चर जब सॉलिड फॉर्म में होता है। ये बुक नुमा पे है तो बुक पे ध्यान मत देना, जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये हाइड्रोजन ऊपर दिख रहा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला, फिर ये ऑक्सीजन से मिला, फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिला। ये इस प्रकार से होता है यहाँ पास में। और जब ये होता है तो यहाँ का बॉन्ड एंगल देखो जरा आप, कितना दिखाई दे रहा है? 94.8 डिग्री बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है। और यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना दिखाई दे, इसको छोड़ो अच्छा कुछ देर के लिए। ये लेंथ है देखो कितनी है, ये लेंथ है यहाँ पास में 147 pm। अब यहाँ से आप देखो लेंथ पे तो कोई अंतर पड़ता नहीं है ज़्यादा, हमको एंगल पे ज़्यादा अंतर पड़ेगा। अब ये तो हमारे पास में गैस फॉर्म में था, अब इसका स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म में देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इस प्रकार से बनता है, फिर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाता है, फिर ये नीचे जाता है, और इसके बीच का एंगल है 1.19 डिग्री का है एंगल, और इसका एंगल है 94.8 डिग्री का। आपसे पूछ सकता है गैस फेस में स्ट्रक्चर का एंगल कितना होता है और सॉलिड फेस में एंगल कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये एंगल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमारे पास में स्ट्रक्चर हो जाता है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन आने वाली है, और ये जो केमिकल रिएक्शन है आपकी, ये इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसको समझाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स है, कुछ बेसिक बातें हैं, वो पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। और वो यहाँ पर आपको पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय बाद जब स्कूल खुलेगा तो आपको केमिकल रिएक्शन जो बची हुई है अपनी, वो सारी बताई जाएगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, आपको समझ में आ जाए कि आखिर होते कैसे हैं ये केमिकल रिएक्शन, इनके पीछे रीजन क्या है। ये तो बार बार प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है। अब देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होने वाली है, ये बात तो सही है, लेकिन आयंस भी आने वाले हैं, आयन के साथ केमिकल रिएक्शन होने वाली है। अब ये क्या होता है, या इसको देखो, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये जो हमारे पास में H2O2 है, जो हमारे पास में H2O2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसे काम करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसे काम करता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन ये हम रेडॉक्स रिएक्शन में बताएंगे आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। फिलहाल तो आपको याद रखना है H2O2 जो हमारे पास में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम में सिंपल रिएक्शन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब हमारे पास में नीचे दिया हुआ है, पहला ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। जब हमारे पास में एसिडिक मीडियम होता है तो वहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है। कहाँ पर एसिडिक मीडियम में। और हमारे पास में इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पर दी हुई है, देखो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम, मतलब आप समझ रहे हो, या तो आप एसिड लिख दो या फिर यहाँ पर H+ लिख दो। जहाँ H+ लिखा हुआ होगा प्यारे बच्चों, वो शो करेगा कि एसिडिक मीडियम है, वो इंडिकेट करेगा एसिडिक मीडियम है। सॉरी, H+ लिखा हुआ है तो एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले देखो H+ लिखा हुआ है, मतलब ये एसिडिक मीडियम है। क्या है, एसिडिक मीडियम है। साथ में रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, H2O2 की रिएक्शन करा रहे हैं, हमको एसिडिक मीडियम भी मिल गया। अब रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराए हैं आयन के साथ, Fe+2 के साथ। आयन भी है, आयरन भी है। आयन मतलब चार्ज, आयरन मतलब Fe को बोला हमने आयरन। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं Fe+2 के साथ। ये एसिडिक मीडियम को शो करता है। H2O2 की हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, इसलिए उससे रिएक्शन कराना हमारे पास मजबूरी है। जब इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में ये जो Fe+2 है ये ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है Fe+3 में। ये जो Fe+2 है ये ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है Fe+3 में। अब ये ऑक्सीडाइज कैसे होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रख लो जब भी ऑक्सीडेशन की बात आती है तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर देना। Fe यहाँ +2 में है, देखो यहाँ Fe कितने में है, +3 में पहुँच गया। जब ये रिएक्टेंट में था Fe तो +2 में था, जब ये Fe प्रोडक्ट में पहुँचा तो +3 में पहुँच गया। तो हमने बोला कि भाई Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बोलेंगे, Fe का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और साथ में हमारे पास में बन गया पानी। तो ये तो इसने एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराई। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो जरा, यहाँ है PbS लेड सल्फाइड। PbS का नाम है लेड सल्फाइड। S लिखा है मतलब सॉलिड, AQ लिखा मतलब एक्वस, AQ लिखा है एक्वस, AQ लिखा हुआ है एक्वस, ये भी एक्वस, ये लिक्विड है ना। तो ये सॉलिड है लेड सल्फाइड। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किया तो हमारे पास में लेड सल्फेट बनता है प्लस H2O। जब भी सल्फाइड की रिएक्शन होगी तो सल्फेट बनेगा, याद रखना। सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में ऑक्सीडेशन होने पर। सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा सल्फेट बनेगा, SO4 बनेगा। क्लियर हो रही है बातें, फंडा क्लियर है। अब आगे की हम बात करते हैं, इसमें नीचे आओ भाई, देखो ये रिएक्शन सही में आई प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम।
अब एसिडिक मीडियम में रिड्यूज कैसे होगा, अभी तो हमने ऑक्सीडाइज की बात की। अब रिड्यूज होने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाना। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी, यहाँ पर यहाँ पास में कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाएंगे जब भी आपको ये बता पाएंगे। तो एमएन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एमएन का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 में है। कितने में है, +7 में है। अब +7 से यहाँ पर आ जाता है यहाँ पास में +2 में, ठीक है ना। किस में जाता है प्यारे बच्चों, वो जाता है यहाँ पास में, वो जाता है यहाँ पास में +2 में। तो रिड्यूज हो गया यहाँ पास में। अब ये क्या है, +7 कैसे निकाला हमको दिख नहीं रहा है, तो ये हम आगे आपको रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब एसिडिक मीडियम लिया हमने, देखो उसने बोला है रिड्यूजिंग करना है हमको, एसिडिक मीडियम में रिड्यूज करना है। तो ये तो एसिडिक मीडियम है, H2O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, MnO4। तो ये MnO4 में याद रखना ये +7 से चला गया +2 में, तो रिड्यूज हो गया, साथ में बना H2O, 5O2 बाहर निकल गया। उसी प्रकार से HOCl की रिएक्शन जब H2O2 से हमने कराई तो H2O2 ने H3O प्लस Cl माइनस और O2 बना दिया। इस प्रकार से ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये कैसा होता है, कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, ये हम आगे करेंगे। कहाँ करेंगे, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। अब देखो अब हमको बेसिक मीडियम की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। बेसिक मीडियम में अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं। अभी हमने देखा एसिडिक मीडियम में, अब हम देखने वाले हैं बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे कैसा काम करता है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। जब हमने यहाँ पर वही रिएक्शन वही है Fe+2 की रिएक्शन कराई H2O2 के साथ में, देखो इस बार हमने यहाँ पर H+ नहीं लिखा, यहाँ पर H+ था, देखो यहाँ H+ था, अब हमने यहाँ पर H+ नहीं लिखा, ठीक है ना। अब क्योंकि बेसिक मीडियम की बात हो रही है, यहाँ बेस प्रेजेंट है यहाँ पास में, Fe+2 रिएक्शन करेगा तो हमारे पास में यहाँ OH, बेस मतलब होता है OH, OH इंडिकेट करता है बेस को, ठीक है ना। Fe+3 में बदला गया और OH माइनस हो गया। उस प्रकार से Mn+2 है, रिएक्शन किया तो Mn+4 में चला गया। इस बार देखो यहाँ पर +2 से कहाँ गया, यहाँ +2 से चला गया +4 में, OH माइनस निकल गया। ये तो ऑक्सीडाइज होगा। अब हम बात करते हैं रिड्यूज की। रिड्यूज इन बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में हमको रिडक्शन कराना है प्यारे बच्चों। अब देखो जरा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, मतलब माइनस चार्ज लगा हुआ है, सॉरी 0 है, कोई चार्ज नहीं है मतलब यहाँ पर 0 है। इससे तो रिएक्शन करा ही रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी देख रहे हैं। बेसिक मीडियम में बोला इसलिए हमने OH माइनस ले लिया, तो यहाँ I 0 से पहुँच गया I माइनस में पहुँच जाता है। ये आगे हम बताएंगे आपको, फिर बता रहा हूँ मैं, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको कराया जाएगा, बीच में दे दिया है तो उसकी गलती है ये, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ 2I माइनस में चला गया, बाकी H2 और O2 हमारे पास में बन गया। सेम कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर Mn के साथ हुई और ये रिएक्शन आपकी बन गई। इस प्रकार से आपको रिएक्शन याद कर लेना है, बाकी इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक नया टॉपिक आता है स्टोरेज का, इसको आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया फाइनली हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट। अब ये इसके यूजेस वगैरह हैं, यूजेस वगैरह भी आप देख लेना क्या है। यूजेस को अब हम नहीं बता रहे, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी यूजेस वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना एक बार, और उसकी आप एक बुक में नोट्स बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं हम हेवी वाटर की। तो हेवी वाटर जो होता है वो D2O होता है। देखो जो हम पानी पीते हैं वो H2O होता है, और ये होता है यहाँ पास में D2O हेवी वाटर। और इसका जो यूज किया जाता है वो रिएक्टर्स में किया जाता है, मैंने आपको बताया था। इसका जो यूज किया जाता है वो रिएक्टर्स में किया जाता है, जहाँ बम बारूद वगैरह होते हैं वहाँ पर हम हेवी वाटर का यूज किया जाता है। रिएक्टर्स में जो भरा जाता है पानी वो हेवी वाटर ही भरा जाता है, ठीक है। देन हमारे पास में इसकी रिएक्शन हम D2O की कराते हैं जब कैल्शियम CaCO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में C2D2 बनता है प्लस CaOD ट्वाइस बनता है। इस प्रकार से इसकी केमिकल रिएक्शन है। अब आता है यहाँ पास में डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। डाईहाइड्रोजन का यूज हम फ्यूल के रूप में भी करते हैं। अब ये फ्यूल में कहाँ किया जाता है इसका यूज, बाकी ये अब ये कुछ नहीं है, सारी हमारे पास में क्या है कि पढ़ने वाली बातें हैं, ये आप रीड कर सकते हो, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं था, केमिकल रिएक्शन था। देन हमारे पास में ये एक लंबा चौड़ा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, क्या है कैसा है पॉल्यूशन वगैरह, ये इसमें सारी बातें अब आप देख लेना, ठीक है।
अब ये सब रीड करने वाला है, एक बार आप रीड कर लेना क्या होता है क्या नहीं, बड़ा इंटरेस्टेड है। अब हैंग भी हो गया हमारे, ले भाई कंप्यूटर भी हैंग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, ये तो हो ही गया हमारे पास, हो ना, ये हमारे पास हो गया। फाइनली आज आपकी यूनिट कंप्लीट होने वाली है, यूनिट कंप्लीट हो ही गई, कल से नई यूनिट चालू होगी। जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि द एनर्जी रिलेटेड बाय कंबसन ऑफ वेरियस फ्यूल्स इन मोल्स मास एंड वॉल्यूम। अब हमारे पास में ये टेबल है, इसमें हमारे पास में पर मोल में ये इतना 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 ये सारा, अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक बार इसको रीड कर लेना। समरी भी आपकी जो है, समरी में क्या है जो हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन इज द लाइटर एटम विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स द प्रोटॉन। जिस प्रकार से इट इज यूनिक इन कैरेक्टर, इट हैज 3 आइसोटोप्स, हमने ये पढ़ा है 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अमोंग दीज थ्री ओनली ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव। इसमें से जो टाइटेनियम है यहाँ पास में क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए ये कम मात्रा में पाया जाता है। ये जरूर याद रखना, टाइटेनियम जो होता है यहाँ पास में कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इन स्पाइट ऑफ दिस रिसेम्बलेंस बोथ with alkaline metal and halogen, it occupy a separate position in the periodic table because of its unique property। तो हमने ये भी देखा था कि इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा, इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा है पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंस एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इन द फ्री स्टेट इट इज almost not found in the earth atmosphere, however in the combined state it is the third most abundant element on the earth surface. Dihydrogen on the industrial scale is prepared by the water gas shift reaction from petrochemical. It is obtained as a byproduct of the इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो इस प्रकार से यहाँ पास में यूनिट कंप्लीट होती है। समरी एक बार जरूर देख ली करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पास में क्वेश्चन, अरे अभी तो और भी है समरी, अभी इसको आप देख लेना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। समरी जरूर पढ़ा करो आप, ठीक है ना। समरी आप एक बार जरूर देखा करो, किसी भी यूनिट की, किसी भी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सभी में समरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए तो इसको आप सॉल्व कर ही लोगे। तो आज फाइनली यहाँ पास यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम कल एक नई यूनिट चालू करेंगे, मंडे से एक नई यूनिट चालू होगी। तो आज की यूनिट यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।